बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। पुमी ने ज़ुबान से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इन सूटकेस और अटैचियों में क्या हो सकता है? मैंने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम मुझसे पहेलियाँ बुझवा रही हो, पता नहीं कहाँ लाकर फंसा दिया है। ये कौन सी जगह है? वो हंसते हुए बोली, जब मुझसे इश्क कर रहे हो तो ये भी देखो कि आशिक कितने दुश्वार मरहलों से गुजरता है। वो बड़े नाजो अंदाज से मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा, किसी मरहले पर जान चली जाएगी तो इश्क का क्या फ़ायदा होगा? तुम दम तोड़ते वक्त कहना, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उसकी बात ख़त्म होते ही उस वीरान से हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। फिर खामोशी छा गई। बहराम गंगूली कह रहा था, अरे तू तो बड़ी पटाखा है। फिर मेरे पीछे पीछे चली आई। हम घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगे। कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो हंसते हुए बोल रहा था, इस बार एक मुर्गा फांस के लाई है। कौन है ये कौन है? इसे देखोगे तो समझ लोगे, और देखने के लिए तुम्हें सामने आना होगा। क्या इसने भी तेरी तरह मेकअप कर रखा है? अगर वैनिशिंग क्रीम मिल जाए तो हम दोनों अपना मेकअप उतार कर सूरत दिखा देंगे। तू मेकअप उतारने की बात करती है, खाल उतारने का सामान भी मिल जाएगा। अपने सीधे हाथ वाले दरवाजे को खोलकर चली जा। वो मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे के पास आई। फिर उसे खोलकर देखा। उधर भी एक बड़ा सा हॉल था। इसी तरह की लकड़ी की पेटियां और टीन के ड्रम रखे हुए थे। एक जीना ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। एक दीवार पर वॉश बेसन लगा हुआ था। उसके ऊपर एक छोटा सा रैक था जिस पर मुंह हाथ धोने के लिए कुछ सामान था। करीब जाने पर पता चला वहाँ वैनिशिंग क्रीम भी रखी हुई है। जाहिर है तहखाने में ऐसी चीज़ें रखी नहीं जाती। जब पुमी ने मेकअप उतारने की बात की तब बहराम का कोई आदमी फौरन ही उसे रख कर गया होगा। शायद इसी जीने से ऊपर गया हो। पुमी वॉश बेसन के पास जाकर मेकअप उतारने लगी। मुझसे भी करीब आने के लिए कहा। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, तुम तो सचमुच मेकअप उतार रही हो, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। वो बोली, माय डियर आशिक, ये तो करना ही पड़ेगा। मैं जाहिर कर चुकी हूँ कि हम दोनों मेकअप में हैं। मैं वहाँ ऐसा किरदार बन गया जो पुमी के इश्क में गिरफ्तार होकर चला आया था, और वो मुझे जैसे किसी ख़ास मकसद के लिए लाई थी। जब मैंने अपने चेहरे से मेकअप उतारा तो आईने में साफ तौर से फरहाद अली तैमूर दिखाई दे रहा था। फिर तालियों की आवाज़ सुनाई दी। हम आईने में देखकर मेकअप उतार चुके थे। तौलिए से चेहरा खुश्क कर रहे थे। उसी आईने में दूर जीने पर खड़ा हुआ बहराम गंगूली दिखाई दिया, जो तालियां बजाने के बाद कह रहा था, अरे चंडाल छोकरी, तू फरहाद को साथ लाई है। मैं हैरानी से उसके कद और जसामत को देख रहा था। ऐसे लानबे लानबे हाथ पांव और फैले हुए पंजे थे कि बड़े से बड़े शहजोर को दबोच लेता तो वो निकल ना पाता। वो धोती और कुर्ता पहने हुए था। शाने पर गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, भूमि, तुम किसी मिस्टर गंगूली से मिलवाने आई थी। यह तो कोई हिंदुस्तानी साधु दिखाई देता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। भूमि ने आगे बढ़कर कहा, बहराम गंगूली, इस रात तुम मुझसे बचकर निकल गए। आज मैं फरहाद अली तैमूर को साथ लाई हूँ। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो मशीन हमारे हवाले कर दो। उसने बारी बारी हम दोनों को देखा, फिर कहा, लड़की, मैंने तुझे तो आजमा लिया है, ज़रा देखूं ये तेरा फरहाद कितने पानी में है। फिर उसने जीने के ऊपरी हिस्से की तरफ देखते हुए कहा, टोनी, माइकल, इधर आओ। दो सेहतमंद फाइटर किस्म के आदमी नजर आए। वो जीने से उतरते हुए बहराम गंगूली के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। बहराम ने कहा, फरहाद का चौकटा तुम्हारे सामने है। अब ये सचमुच फरहाद है कि नहीं, इससे उगलवाओ। वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही पुमी ने उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। एक को ज़मीन पर गिराया, दूसरा मेरी तरफ पहुंचा। मैंने अनाड़ियों की तरह दोनों हाथ उठाकर उसके हमले को रोकना चाहा, मगर मार खाकर पीछे चला गया। बहराम गंगूली ने हाथ उठाकर कहा, बस करो, वापस आओ। पुमी की लात खाकर गिरने वाला जवाबी हमला करने के लिए झुंझला रहा था, मगर बॉस का हुक्म सुनकर पीछे हट गया। बहराम कह रहा था, यह क्या, इसका बाप भी फरहाद नहीं हो सकता। मैंने पुमी से कहा, यह गधे का बच्चा है। भला मेरा बाप फरहाद कैसे होगा जबकि मैं फरहाद हूँ? क्या इसका बाप बहराम गंगूली हो सकता है जबकि ये खुद बहराम है? पुमी, तुमने रास्ते में ठीक ही कहा था, यह गधे का बच्चा है। यू शट अप, तुम दोनों गधे हो।
अगर ज़रा भी अकल होती तो इस माल में रखे हुए सूटकेसों और अटैचियों को खोलकर देखते, मशीन तुम्हारे हाथ आ जाती। भूमि ने कहा, यकीनन इनमें मशीन के मुख्तलिफ हिस्से होंगे, लेकिन ऐसा नकली माल बाजार में बहुत मिलता है। बहराम ने सर हिलाकर कहा, इसका मतलब है ख्याल ख़वानी के ज़रिए हकीकत मालूम कर ली गई है। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम लोगों को किस तरह हमारे अहम इक़दामात का पता चल जाता है। तुम किस तरह यहाँ तक पहुँच गई? हम यहाँ सवालों जवाब करने के लिए नहीं आए हैं, मशीन हमारे हवाले करो, वरना क्या होगा। भूमि ने एक कलाबाजी खाई, फिर इसके मुंह से आवाज़ निकलने लगी, हा हिप हिप। वो कभी हाथों के बल, कभी पाँव के बल कलाबाजियाँ खा रही थी। कभी फ़ज़ा में कलाबाजी खाते हुए बहराम गंगूली के आगे से पीछे पहुँच रही थी। वो बार बार पलटकर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं देखता था। फिर उसने गरज कर कहा, मैं कहता हूँ ये तमाशा बंद करो। उसकी बात खत्म होते ही मुंह पर ठोकर पड़ी। वो लुढ़खड़ाता हुआ हॉल के वस्त में आ गया। उसने एक हाथ मुंह पर रख लिया। भूमि एक कलाबाजी खाकर उससे ज़रा दूर दोनों पाँव पर खड़ी हो गई, फिर दोनों हाथ कमर पर रख कर बोली, याद आया उस रात कैसे आहनी सलाखें मुंह पर पड़ती रही थी? तुम कब तक एक लड़की से लातें खाते रहोगे? उसके मातहत ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, अगर तुमने हरकत की तो कलाबाजियां खाने से पहले ही गिर पड़ोगी। वो बोली, ये खिलौना अपनी जेब में रख लो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कोई गोली नहीं चला सकेगा। फायरिंग की आवाज़ ऊपर पहुँचेगी। इस इमारत में हज़ारों लोग हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं। गोली चला सकते हो तो चलाओ। उसने फिर जिम्नास्टिक के करतब दिखाना शुरू किए। हाँ हिप हिप की आवाज़ के साथ बहराम गंगूली की तरफ जाती थी, मगर उसे कतरा कर रिवॉल्वर वाले की तरफ आती थी। वो उसे निशाने पर लेना चाहता तो बिजली की तरह लपकती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाती थी। कभी इसके ऊपर से कलाबाजी खाकर पीछे जाती थी। एक बार जब उसने पलट कर देखा तो एक ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर मेरी तरफ आया। मैंने फ़ौरन ही उसे कैच कर लिया। अब बहराम गंगूली मेरे निशाने पर था, लेकिन वो खौफज़दा नहीं था। कहने लगा, ये मेरे लिए भी खिलौना है, तुम भी फायर नहीं कर सकोगे क्योंकि आवाज़ ऊपर तक जाएगी। मैंने कहा, तुमने मेरे मुतालिक दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। मैं फ़रहाद नहीं हूँ, लेकिन फ़रहाद साहब मेरे दिमाग में बोल रहे हैं। उनका मशवरा है मैं फायरिंग की गूंजती हुई आवाज़ की परवाह ना करूँ, तुम्हें इस कदर ज़ख्मी कर दूँ कि तुम सांस रोकने के काबिल ना रहो। फिर वो तुम्हारे दिमाग में पहुँच जाएंगे। पुलिस वाले आएंगे तो उन्हें तुम्हारा तमाम कच्चा चट्ठा सुनाएंगे और उन्हें तुम्हारे तमाम खुफिया अड्डों तक पहुंचा देंगे। बोलो, अब क्या कहते हो? वो परेशान नज़र आने लगा था। सारी चौकड़ी भूल गया था। काला जादू भी नहीं कर सकता था। अपनी बेपनाह जिस्मानी कुव्वत से भी काम नहीं ले सकता था। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए दर्जनों गुंडे थे, मगर उन्हें अपनी मदद के लिए भी बुला नहीं सकता था। अक्सर ऐसा होता है, हमारे मुकाबले में बड़े शाज़ोर आते हैं, बड़े पुरस्कार मुजरिम हंगामे बर्पा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। वो जब चाहेंगे सबको पांव तले रोंद डालेंगे। वो हमारी रातों की नींदें उड़ा देते हैं, हमें वक्त पर खाने पीने का मौका नहीं देते, दिन रात मसाइल में उलझाए रखते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ आते हैं तो हकीर सी च्यूंटी साबित होते हैं। जिस तरह जालिम की उम्र बहुत कम होती है, उसी तरह उसके जुल्म की उम्र भी बहुत कम होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो उसका गुरूर झुक जाता है, उसका जुल्म मिट जाता है। हालात उसे मजबूर कर देते हैं, कुदरत उसकी कमर तोड़ देती है। वो इस कदर मजबूर हो जाता है कि अपनी दौलत, अपनी कुव्वत, अपनी जहानत और अपनी गैर मामूली सलाहियतें इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। जैसा कि बहराम गंगूली मेरे एक रिवॉल्वर के सामने बेबसा हो गया था। अच्छी तरह समझ गया था कि एक गोली चलेगी, वो जख्मी होगा, फिर सांस लेना भूल जाएगा। एक तो फरहाद उसके दिमाग में आ जाएगा, दूसरा वो ध्यान ज्ञान से मंत्र का जाप नहीं कर सकेगा। ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके मंत्रों को भी भुला दिया जाएगा। लेकिन हम इस खुश फहमी में मुब्तला नहीं थे कि मशीन के सिलसिले में इतने अरसे से खेले जाने वाले ड्रामे का ये आखिरी सीन है। अब बहराम गंगूली मर जाएगा और मशीन हमारे हाथ आ जाएगी। क्या ऐसा ही होगा? नहीं, वो दुनिया की अजीबो गरीब ईजाद थी। उसके ज़रिए जितने कुंद जहन और गबी किस्म के लोग हैं, उनके दिमागों में दूसरों की सलाहियतें भरी जा सकती थीं। दूसरों के दिमाग के राज चुरा कर अपने दिमाग की तिजोरी में छुपाए जा सकते थे। इस मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया जा सकता था। वो मशीन ऐसी थी जो इंसान को फिरौन और शैतान बना सकती थी और सारी दुनिया को उसके कदमों में झुका सकती थी। बहराम दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर फायरिंग से रोकने के अंदाज में कह रहा था, रुक जाओ,
ठहर जाओ, देखो देखो, अभी गोली ना चलाना, मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा, फरहाद साहब कह रहे हैं कि गोली चलाने के बाद भी तुमसे बातें की जा सकती हैं। हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, सिर्फ जख्मी करेंगे। मेरी बात खत्म होते ही इस तहखाने में एक आवाज़ गूंजने लगी, बहराम राम 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 राम। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, उनके सामने आकर ना टकराओ। उस बोलने वाले की आवाज़ की बाज गश्त अजीब सी थी, कानों में बज रही थी। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई, उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली, फिर हंसते हुए कहा, फरहाद, इतनी भी जल्दी अच्छी नहीं होती, पहले बहराम गंगूली से तो निमट लो। मैंने नागवारी से चारों तरफ घूम कर देखा, फिर बुलंद आवाज से कहा, फरहाद साहब कह रहे हैं अपने बोलने का यह ड्रामाई अंदाज बंद करो। माइक से मुंसलिक रहने वाली एको मशीन को अलग कर दो। साउंड सिस्टम में एक आला ऐसा होता है जिसे माइक से मुंसलिक कर दिया जाए तो बोलने वाले की आवाज़ चारों तरफ गूंजती है और बार बार कानों से आकर टकराती है। चंद सेकंड के बाद ही फिर उस बोलने वाले की आवाज़ आई। अब बाज गश्त नहीं थी, सीधी और साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, फरहाद, मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम किसी दुश्मन से टकराने के लिए सामने नहीं आओगे। तुम्हारी हिस्ट्री मुझे ज़ुबानी याद है। कई बार फरहाद अली तैमूर को गिरफ्तार किया गया, उसे हलाक भी किया गया। बाद में इंकशाफ हुआ दुश्मनों ने बड़ी खुशफहमी में मुब्तला होकर डमी फरहाद को हलाक कर दिया है या उसे कैदी बनाकर रखा है। आज फिर बहराम गंगूली से टकराने और ट्रांसफॉर्मर मशीन हासिल करने के लिए तुम्हारी डमी आई है और हमेशा की तरह तुम उसके दिमाग में मौजूद हो। तुम धोखा खा रहे हो। मैं फरहाद अली तैमूर हूँ। मैं अपने चेहरे पर मुस्तकिल और आर्जी मेकअप करते करते तंग आ गया हूँ। अब अपने असली रूप में रहने लगा हूँ। क्या तुम मुझे इतना नादान समझते हो? तुम मेकअप करते करते तंग आ सकते हो, अपनी ज़िंदगी से बेजार नहीं हो सकते। ज़िंदगी तुम्हें भी बहुत अजीज़ है और तुमसे ज़्यादा तुम्हारी चाहने वालियों को अजीज़ है। वो तुम्हें मरने नहीं देंगी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मैं शतरंज का माना हुआ खिलाड़ी हूँ। ऐसी चालें चलता हूँ कि मुकाबिल के होश उड़ जाते हैं। जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि शतरंज के किस खिलाड़ी से पाला पड़ा है। फिर उसने बहराम गंगूली को मुखातिब करते हुए पूछा, मिस्टर गंगूली, जब मैं तुम्हें आवाज़ देता हूँ तो तुम क्या कहते हो? बहराम गंगूली ने सीधी तरह खड़े होकर गोया के अलर्ट होकर कहा, मैं कहता हूँ यस मास्टर। आवाज़ आई, फरहाद, तुमने सुना? ये मुझे यस मास्टर कहता है। अगर YES से यस मास्टर कहता है तो उसके मानी हैं जी हाँ मेरे आका। और अगर अंग्रेज़ी हर्फ S कहता है कि एस मास्टर, तो तुम समझ लो कि मैं कौन हूँ। मैंने पूमी को देखा, फिर खला में तकते हुए बोला, अच्छा तो तुम सुपर मास्टर हो? हाँ, मगर वो नहीं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुके हैं, टकरा कर फना हो चुके हैं। मैं कुछ और हूँ। दूसरे अहमकों की तरह ये दावा नहीं करूँगा कि पुरस्कार हूँ। बहुत शाज़ोर हूँ, बड़े बड़े ज़राए का मालिक हूँ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ शतरंज का खिलाड़ी हूँ और अपने मुकाबिल को हर हाल में मात देना जानता हूँ। इसलिए तुम्हारे मुकाबले आने से पहले मैंने योगा में महारत हासिल की। और वो बोल रहा था। उसकी एक बात मेरे दिमाग में चुभ रही थी कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो उसकी शतरंजी चाल के मुताबिक मेरे होश उड़ जाएंगे। आखिर वो कैसी चाल चल रहा है? मैंने उसी तरह बहराम गंगूली को निशाने पर रखा था और ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ अपने साथियों की खैरियत मालूम कर रहा था। पहले मैंने गुलाम बाकी को देखा। वो बखैरियत था, बाहर गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मोरीना मेरे दोस्त फर्नांडो के यहाँ महफूज थी। मैंने रसवंती से राबता कायम किया, अपने बेटे की खैरियत मालूम की। सोनिया के पास पहुंचकर पूछा, उसे कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन हर तरफ से इत्मीनान बख्श जवाब मिला। इत्मीनान का मतलब ये नहीं था कि हमारे तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके हैं। पारस जब तक वहाँ मेहमान कैदी बना हुआ था, हमारे मसाइल बढ़ने ही वाले थे। ट्रांसफॉर्मर मशीन जब तक हमारे हाथ ना आती, उस वक्त तक नए नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा होते रहते। और बुनियादी बात ये कि मैं अपनी चाहने वाली औरतों के साथ किसी मुल्क, किसी शहर या किसी पुरसकून इलाके में एक इत्मीनान बख्श ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। जब तक टेलीपैथी का ख़तरनाक हथियार हमारे पास था, दुश्मन हमें सुकून से कभी बैठने ना देते। पूमी ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, तुम कहाँ खो गए हो?
मैंने चौंक कर कहा, वो फरहाद साहब मुझसे ज़रूरी बात कर रहे हैं, उनका मशवरा है मैं बहराम गंगुली को ज़ख्मी कर दूं। मेरी बात सुनते ही सुपरमास्टर की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर फरहाद, आप इसे मशवरा देने से पहले मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं। बहराम गंगुली को ज़ख्मी करने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पहली बात तो ये कि फायरिंग की आवाज़ ऊपर तक जाएगी, पुलिस वाले आएंगे, कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। उसके दिमाग में पहुंचकर जितने राज आप मालूम करेंगे और जिस तरह से उसे कानून के हवाले करेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बाद में उसे जेल से निकाल लाऊंगा। आखिर तुम सुपर मास्टर हो, वसी ज़राए के मालिक हो, इस मुल्क के नादीदा हुक्मरान हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आदमी की फितरत है वो दूसरों के राजों को जानने के लिए बेताब रहता है। लिहाजा फरहाद अली तैमूर इस मगरूर जादूगर के दिमाग में ज़रूर पहुंचेगा। इसका फैसला तुम करो कि कैसे पहुंचना चाहिए। सुपरमास्टर ने कहा, बहराम, इसी लम्हे से फरहाद अली तैमूर के लिए दिमाग के दरवाजे खुले रखो। ये जब भी आना चाहें कभी इनकार ना करो। यस मास्टर, मैं आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। ये मेरे दिमाग में पहुंचकर सारे मंतर भुला देगा, मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम कर लेगा। ये चुपचाप आकर मालूम कर ले तो इसी में तुम्हारी भलाई है। हम फरहाद को अच्छी तरह जानते हैं। ये उस वक्त तक तुम्हारी कमज़ोरियों से फ़ायदा नहीं उठाएगा जब तक तुम उससे छेड़ नहीं करोगे। ये टेलीपैथी के ज़रिए दुनिया के तमाम मुजरिमों के राज मालूम कर सकता है, लेकिन नहीं करता, और जिनके राज मालूम करता है उन्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करता। फरहाद हमारा दुश्मन है, मगर हम उसकी खूबियों को तस्लीम करते हैं। मैंने कहा, फरहाद साहब फरमा रहे हैं उनकी तारीफ़ें करके उन्हें खुश नहीं किया जा सकता, और ना ही वो इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जब बहराम गंगुली नज़रों से दूर हो जाएगा और किसी पनाह गाह में छुप जाएगा तब भी अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखेगा। बहराम गंगुली ने कहा, जब एस मास्टर ने हुक्म दिया है तो मैं वादा करता हूँ अपना दिमाग तुम्हारे लिए हमेशा खुला रखूँगा। मैंने कहा, सुपर मास्टर, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। मुझे इस बात की ज़मानत चाहिए कि मैं 24 घंटे तक किसी वक्त भी इसके पास पहुँचता रहूँगा। अभी इस बात की ज़मानत दी जाएगी, ज़रा इंतज़ार करो। मैं और पूमी लकड़ी के डब्बों पर बैठ गए। हमसे ज़रा दूर बहराम गंगुली लकड़ी के एक डब्बे पर बैठना चाहता था, लेकिन उसके वज़न से लकड़ियाँ कराहने लगीं, फिर देखते ही देखते टूट गईं। वो डब्बे के अंदर धंस गया, बड़ी मुश्किल से उठा। मैं उसके मुतल्लिक पहले बयान कर चुका हूँ, कमबख्त गैर मामूली जिस्मानी क़ुव्वतों का मालिक है और वज़न भी गैर मामूली है। जब गुस्से में पाँव मारता है तो वहाँ की ज़मीन धंस जाती है, अगर फ़र्श पुख्ता हो तो वो तड़क जाता है। वो जितने रोब और दबदबे से हमारी ज़िंदगी में आया था, उससे अंदाज़ा होता था ये शख्स अपनी गैर मामूली सलाहियतों और जिस्मानी क़ुव्वतों के बाइस जुराइम की दुनिया में सरे फहरिस्त होगा। लेकिन कैसे हो सकता था? हम और आप हकीकत को झुटला नहीं सकते। हमारी दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें हैं, एक सुपर मास्टर, दूसरा मास्क मैन। उनके पास सारी दुनिया में हुकूमत करने के तमाम लवाजमात हैं। ये दोनों नित नई साइंसी इजादात के मालिक हैं। जदीद तरीन ख़तरनाक हथियार उनके पास हैं। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत बहरी, बरी और फ़ज़ाई अफवाज हैं। चंगेज़ और हलाकू गर्ज कर बोलते तो सारी रियाया कांपने लगती थी। सुपर मास्टर और मास्क मैन सिर्फ छींकते हैं तो दुनिया लर्ज़ जाती है। ये दुनिया इस तरह इनके पांव तले है कि ये एक सिरे पर खड़े होकर थूकते हैं तो इनका थूक दुनिया के दूसरे सिरे पर जाकर गिरता है। इन दो ताकतों की मुख्तसर सी तारीफ़ के बाद ये समझ में आ जाता है कि बहराम गंगुली जैसे मुजरिमों की ताकत और गैर मामूली सलाहियतें ख़रीद ली जाती हैं। ये दोनों ताकतें मुझे आज तक इसीलिए चैन से कहीं बैठने नहीं देती कि मैं बिकने से इनकार करता हूँ। इनकी दुनिया में रहकर मैं और मेरे साथी जितने अरसे से जी रहे हैं, ये अल्लाह का करम है, वरना शार्पर ने भी मेरा तरीक़ाकार इख्तियार किया था। बिकने से इनकार करता रहा था, इनसे रूप पोश रहता था, ख़ुद को पुरअसरार बनाए रखता था और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी हिकमत अमली ना होने के बराबर थी, जिसके नतीजे में आज वो बहराम गंगुली की कैद में था और उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में था, और हम दोनों से अलग सुपर मास्टर भी उसके बहुत करीब था। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर उसकी नादीदा हुक्मरानी थी। वो जब चाहता शार्पर को उसकी जगह से उठवा सकता था, लेकिन वाकई वो शतरंज का खिलाड़ी था, बेसब्री और जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करता था। उसने शार्पर को हमारे लिए चारा बनाकर रखा था, हमें पता नहीं किस तरह उलझाता जा रहा था। ये तो बाद में मालूम होने वाला था। आखिर वो शार्पर पर क्यों हाथ नहीं डाल रहा, ये बात फ़िलहाल समझ में आने वाली नहीं थी। थोड़ी देर बाद दो आदमी उस तहखाने में आए। उनमें एक डॉक्टर था, दूसरा उसका असिस्टेंट जो बैग उठाए हुए था। डॉक्टर ने मेरे पास आकर इंजेक्शन की शीशी दिखाते हुए कहा,
आप इसे पढ़कर फरहाद साहब को सुनाएं, उन्हें मालूम होगा ये किस तरह आसाब को कमज़ोर करती है। मैंने वो शीशी लेकर पढ़ी, फिर थोड़ी देर बाद सर हिलाकर कहा, फरहाद साहब इससे मुतमईन हैं। डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा, इंजेक्शन तैयार करो। वो इंजेक्शन तैयार करने लगा। बहराम गंगुली ने परेशान होकर पूछा, एस मास्टर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मुझे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बना दिया जाएगा? क्या मैं सोचने समझने के काबिल नहीं रहूँगा? सुपर मास्टर की आवाज़ आई। बहराम, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने आज के दौर की सबसे अहम और अजीबो गरीब ईजाद को मेरे पास पहुँचाया है। मैं तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगा। इस इंजेक्शन का असर 8-10 घंटे तक रहेगा। इसके बाद तुम्हारी तवानाई बहाल होने लगेगी। इंजेक्शन तैयार हो चुका था। बहराम गंगुली थूक निकलता हुआ डॉक्टर की तरफ और कभी सिरिंज की तरफ देख रहा था। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुमने 24 घंटे की ज़मानत तलब की थी। मैं 8-10 घंटे के लिए आपको मुतमईन कर रहा हूँ। आप इस अरसे में इसके मुकम्मल ख्यालात ना पढ़ सके और इसके राजों से वाकिफ़ ना हो सके, तब इसे मज़ीद 8-10 घंटों के लिए कमज़ोर बना दिया जाएगा। डॉक्टर बहराम गंगुली के बाजू में इंजेक्शन लगा चुका था। मैं ये कार्रवाई देख रहा था। एस मास्टर ने पूछा, मिस्टर फरहाद, मिस पूमी और तुम्हारी ये डमी किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? हम जीने से ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्या और कुछ रह गया है? मैं पहले इंजेक्शन का रिएक्शन देखूंगा, इसके दिमाग में पहुंचकर इत्मीनान करूंगा और फिर अपने साथियों को जाने के लिए कहूंगा। इंजेक्शन लगने के दौरान बहराम गंगुली टीन के ड्रम पर बैठा हुआ था। सिर्फ 1 मिनट के बाद ही वो कमज़ोरी महसूस करने लगा। उसके चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। वो दोनों मुट्ठियाँ कभी बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। फिर उठकर टहलना चाहता था, मगर टीन के ड्रम को थाम कर झुक गया। वो सीधी तरह खड़ा नहीं रह सकता था। चंद सेकंड के बाद वो गहरी सांस लेकर फर्श पर बैठ गया। कभी बेचैनी से अपने सीने पर हाथ फेरने लगा और कभी सर के बालों को मुट्ठी में जकड़कर खींचने लगा। वो इनकार में सर हिलाकर कह रहा था, नहीं नहीं, मैं इस कदर कमज़ोर नहीं हो सकता। ये मेरी तौहीन है। बहराम गंगुली बहुत शाज़ोर है। इसे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। एस मास्टर, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो आहिस्ता आहिस्ता लेट गया। एक करवट बदल कर घुटने मोड़ लिए, फिर अपने सर को घुटनों की तरफ झुकाने लगा। वो अपने आप में सिमटता जा रहा था, जैसे बहुत बुलंदी से गिरने के बाद पस्ती में पहुंचकर मुख्तसर सा रह गया हो। ऐसे वक्त में मैं बड़ी आसानी से उसके दिमाग में पहुंच गया। वो सोच रहा था, मैं इसी दिन के लिए फरहाद से टकराना नहीं चाहता था। बरसों से इसका ताकुब कर रहा था। दूर ही दूर से टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के लिए ललचा रहा था। फिर एस मास्टर ने मेरे सामने ट्रांसफॉर्मर मशीन का चारा डाला। मुझे लालच दिया कि मैं इसे हासिल करूंगा तो टेलीपैथी की सलाहियतें मेरे दिमाग में भर जाएंगी। बस इसी इल्म को हासिल करने की दीवानगी ने आज मुझे इस हाल को पहुंचाया है। अभी उसके दिमाग को बहुत दूर तक पढ़ना था। मैंने एस मास्टर को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। बहराम को गोली नहीं मारी, ज़ख्मी नहीं किया। तुम्हारा ये काम का आदमी सही सलामत है, सिर्फ आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो गया है और तुम्हें इत्मीनान है कि ये 8-10 घंटे बाद फिर तुम्हारे काम के काबिल हो जाएगा। क्या तुम उसके दिमाग को पढ़ रहे हो? मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर इत्मीनान हासिल किया है। अब अपने साथियों को इमारत से बाहर पहुंचाऊंगा ताकि तुम्हारा कोई आदमी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। फिर बहराम के दिमाग में वापस आकर तफसीली मालूमात हासिल करूंगा। मैंने पूमी के साथ जीने पर चढ़ते हुए रिवॉल्वर के चैम्बर से तमाम गोलियां निकाल दी, उन्हें जेब में रखा, रिवॉल्वर को उसी तहखाने में फेंक दिया। हमारे वहाँ से जिंदा सलामत लौट कर आने की वजह यह नहीं थी कि हमारे हाथ रिवॉल्वर आ गया था। सुपर मास्टर चाहता तो इस रिवॉल्वर के बावजूद हमें निकलने ना देता। वो सिर्फ पूमी को अपनी कैद में रखकर उसे यरगमाल बनाकर हमसे ना अपनी बातें मनवा सकता था और ना ही कोई फ़ायदा हासिल कर सकता था। इसके बरक्स मैं, रसवंती और शिबा टेलीपैथी की सलाहियतों के ज़रिए उसका जीना हराम कर सकते थे। वो शतरंज का खिलाड़ी बड़ी सहूलत से चालें चल रहा था। ना खुद को जाहिर करता था और ना हमें चैलेंज करता था, ना अपनी ताकत का गुरूर दिखाता था। इस वक्त शतरंज की बिसात पर शह की जगह वो ट्रांसफॉर्मर मशीन रखी हुई थी। वो इसे हासिल करके, उसे इस्तेमाल करके, उससे ज़ाती तौर पर इस्तेफादा करने के बाद शायद हमारे सामने खुलकर आना चाहता था। हम बखैरियत इमारत से बाहर आ गए। मैंने पूमी के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर गुलाम बाकी से कहा, हम टैक्सी में जा रहे हैं, हमारे पीछे चले आओ। ये समझ में आने वाली बात थी कि एस मास्टर के आदमी हमारी निगरानी करेंगे, इसलिए मैंने गुलाम बाकी को फ़िलहाल खुद से दूर रखा था। हम थोड़ी देर तक आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों को दूर दूर तक देखते रहे।
जब यकीन हो गया कि ताकुब नहीं हो रहा है तो हमने टैक्सी एक जगह रुकवाई, उसका किराया अदा किया, फिर गुलाम बाकी को अपने पास बुला लिया। मैं समझ रहा था कि ये बचगाना एहतियाती तदाबीर हैं। एस मास्टर को तो ये भी मालूम होगा कि हम किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ आते जाते रहते हैं। अपनी कार में बैठने के बाद पूमी ने पूछा, फरहाद ये क्या हो रहा है? बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैंने एस मास्टर को यूं ही कह दिया था कि वापस आकर बहराम का दिमाग पढ़ूंगा, लेकिन उसकी चाल कुछ समझ में आ रही है। मुझे मोरीना और शार्पर के पास मौजूद रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर मशीन हाथ आने के बाद वो दोनों एस मास्टर के लिए अहम हो गए हैं। तो फिर जल्दी करो, पहले मोरीना की खबर लो। नहीं, अभी मैं एस मास्टर को डॉज देने के लिए बहराम के पास जा रहा हूँ। मैं उसके पास पहुँच गया, बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचा था। एस मास्टर स्पीकर के जरिए मुझे मुखातिब कर रहा था। मिस्टर फरहाद, आप अपने साथियों को इमारत के बाहर छोड़ चुके हैं। अब तो आपको बहराम के ख्यालात पढ़ने चाहिए। मैंने कहा, एस मास्टर, अगर तुम मुझे इसी तरह मुखातिब करते रहे तो मैं मुसलसल तवज्जो से ख्यालात नहीं पढ़ सकूंगा। प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुसलसल तवज्जो से ख्यालात पढ़ता रहूंगा और किसी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। बहराम गंगुली तहखाने के फर्श पर पड़ा हुआ था। मैं थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। एस मास्टर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने मोरनिया के दिमाग पर दस्तक दी। उसने सांस रोक ली। मैंने दूसरी बार दस्तक देते ही कहा, मेरे दिमाग में आओ। वो आ गई। मैंने कहा, मैं भी सांस रोककर तुम्हें बाहर कर सकता हूँ। कभी तो हालात की नज़ाकत को समझा करो। इस वक्त तुम खतरे में हो, तुम्हें किसी दूसरी जगह पनाह लेना चाहिए। बहरहाल अभी मेरे दिमाग में रहो, मैं फर्नांडो से बात कर रहा हूँ। मैंने किंग फर्नांडो को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ पुलिस और इंटेलिजेंस वाले ना पहुँच सकें? उसने परेशान होकर पूछा, ये पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मेरे यहाँ क्यों पहुँचेंगे? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन एस मास्टर मोरनिया को वहाँ से अगवा करना चाहता है। इसके लिए वो अपने ज़राए के मुताबिक पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को इस्तेमाल करेगा। उनके सामने तुम मजबूर हो जाओगे। तुम दुरुस्त कहते हो, मैं इन पुलिस वालों से हमेशा दूर ही रहता हूँ। ऐसा करो, मोरनिया से कह दो कि वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल पड़े। मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, तो मोरनिया को वहाँ पहुँचा दो। मोरनिया ने कहा, मिस्टर फरहाद, मैं जा रही हूँ। बेशक जाओ, मगर मेरे लिए दिमाग के दरवाजे खुले रखो और इस बात का यकीन रखो, अभी कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। क्या शार्पर नहीं आ सकता? वो बीमार है, कमज़ोर है, ख्याल ख़वानी की परवाज़ नहीं कर सकेगा। अच्छी बात है, तुम जब चाहो आ सकते हो। वो कोठी के पिछले दरवाजे से निकली। कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए अहाते के पिछले गेट से निकल गई। मैंने कहा, ड्राइव करते वक्त अकबनुमा आईने में देखती रहो। मैं तुम्हारे ज़रिए मालूम करूँगा ताकुब हो रहा है कि नहीं। वो मेरी हिदायत पर अमल करती रही और मुझे इत्मीनान होता रहा। उधर एस मास्टर को भी इत्मीनान हो गया था। वो समझ रहा था कि मैं बहराम गंगुली के दिमाग में मौजूद रहूँगा। ऐसे में मोरनिया को अगवा किया जाए तो उसे बचाने के लिए नहीं आ सकूँगा। यही वजह थी कि किंग फर्नांडो की कोठी के अतराफ पहरा देने वाले पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग सामने वाले गेट की तरफ आ गए थे। उन्हें ट्रांसमीटर के जरिए एस मास्टर की तरफ से हिदायत मिल रही थीं। फौरन अहाते में पहुंचकर कोठी को चारों तरफ से घेर लिया जाए और किसी को बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए, तावक्त ये कि मोरनिया हाथ ना आ जाए। मैंने मोरनिया को समझाया, तुम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, वहाँ से मेकअप का सामान और अपने लिए कुछ लिबास वगैरह ख़रीदो, फिर किसी होटल का एक कमरा रिजर्व करवाओ। मैं तुम्हारा मेकअप करूँगा, तुम्हारा हुलिया बदलने के बाद ही वहाँ से किसी दूसरी जगह पहुँचाऊँगा। वो बोली, क्या तुम मेरा मेकअप करने आओगे? मैं ख्याल ख़वानी के ज़रिए तुम्हें गाइड करूँगा, तुम खुद ये काम करती जाओगी। ये बातें समझाने के बाद मैं किंग फर्नांडो के पास आया। उसके सामने इंटेलिजेंस का एक अफसर और उसके 2 मातहत खड़े हुए थे। अफसर कह रहा था, मिस्टर फर्नांडो, आप बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ताहम आपके यहाँ जो एक मेहमान लड़की है और जिसे मिस अमेरिका कहलाने का एजाज़ है, हम उसे लेने आए हैं। फर्नांडो ने कहा, आप तशरीफ़ रखें। वैसे आपने आने में देर कर दी, वो थोड़ी देर पहले कहीं गई है, शायद थोड़ी देर बाद वापस आ जाए। ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, हमने आपकी कोठी का मुहासरा कर रखा था, अभी 1 मिनट पहले मुहासरा तोड़कर यहाँ आए हैं। वो इतनी जल्दी कहीं नहीं जा सकती। क्या आप हमें तलाशी लेने की इजाज़त देंगे? मैंने कहा, फर्नांडो, बहस ना करना, इजाज़त दे दो। यह आपका घर है, जहाँ चाहें तलाश कर सकते हैं। मैंने उसके दिमाग से एक खुफिया पनाह गाह का पता मालूम किया, फिर उससे रुखसत होकर शार्पर के मुतालिक सोचने लगा। ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में वो बहुत अहम था। मैं बैक वक्त मोरनिया और शार्पर को नहीं बचा सकता था।
रसवंती पारस के साथ लगी हुई थी। मैंने अचानक ही शिबा के दिमाग पर दस्तक दी। इससे पहले कि वो सांस रोक सकती मैंने कहा, शार्पर शार्पर शार्पर। यह कहने के बाद मैं शार्पर के दिमाग में आ गया। फिर दूसरे ही लम्हे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, हेलो शार्पर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोला, मैं क्या बताऊं, कभी तबीयत संभलती है, कभी बिगड़ती है। ये लोग अच्छी तरह इलाज कराने का मौका नहीं दे रहे हैं। मुझे इधर से उधर छुपाते फिर रहे हैं। फिर पता नहीं मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक अगली नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।